गुड इवनिंग बच्चों। अपन लोगों ने अभी तक जो जीएसटी के अंदर पढ़ा, ये अपनी 5th क्लास है जो अपन ले रहे हैं। देखिए, जीएसटी के अंदर बच्चों, मैंने सबसे पहले बताया था कि जो सेक्शन 9 होता है वो कहता है कि अगर 5 कंडीशन कोई आदमी पूरी कर दे तो बताओ उस पर जीएसटी लगता है। गुड्स और सर्विस होना चाहिए, उसकी सप्लाई होनी चाहिए, सप्लाई टैक्सेबल टेरिटरी में होनी चाहिए, पर्सन टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए, और जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो नॉट क्या, एग्जेम। ये 5 कंडीशन सेक्शन 9(1) बताता है। अगर ये पांचों कंडीशन क्या हो जाती है, पूरी, तो आपको क्या करवाना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है। अब हमने आपको पिछली क्लासेस में ये वाला टॉपिक तो आपको पढ़ा ही दिया, और साथ में ये भी बता दिया कि 5 कंडीशन पूरी होने पे फिर आपको जीएसटी पे करना है। और जीएसटी कौन पे करता है, या तो एफसीएम लगता है, या आरसीएम लगता है, या इको। तो अभी तक अपन ने जो टॉपिक पढ़े वो ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा और ये पढ़ा, और ये पढ़ लिया। अब अपन आज पढ़ रहे हैं कि जब किसी बंदे पे जीएसटी लगता है तो वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाता है, तो उसके पास दो स्कीम होती है। या तो वो नॉर्मल स्कीम में जाएगा, या वो कंपोजिशन स्कीम में जाएगा। तो अगर आप नॉर्मल स्कीम में जाते हो तो आपने जितने में भी अपने प्रोडक्ट को बेचा है, दैट इज ट्रांजेक्शन वैल्यू पे जीएसटी लगाओ, वो तुम्हारा आउटपुट आ जाता है, और उसमें से क्या ले लो, आईटीसी ले लो, और फिर बैलेंस आपको गवर्नमेंट को पे करना होता है। कंपोजिशन स्कीम वाला क्या होता है, वो जब कस्टमर को माल बेचेगा, किसी प्रकार का कोई टैक्स कस्टमर से चार्ज नहीं करेगा। वो जो खुद परचेज करेगा, किसी प्रकार की कोई आईटीसी नहीं मिलेगी। वो तो क्या करेगा, पूरे क्वार्टर में जितनी भी क्या हुई है, सेल हुई है, उसका नोटिफाइड परसेंटेज जो रूल 7 में बता रखा है, वो अपनी जेब से गवर्नमेंट को पे करेगा। बोलो बच्चों, यहां तक की बात सबको समझ में आ गई? तो आज अपन कंपोजिशन स्कीम के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, और कुछ एक दो क्वेश्चन में पास्ट चैप्टर्स के भी डिस्कस और करूंगा। तो आइए, अपन सबसे पहले अपनी कॉपी निकाल लीजिए। सबसे पहले आपको हमने बताया था कि नॉर्मल स्कीम और कंपोजिशन स्कीम में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, एक होती है नॉर्मल स्कीम और एक होती है कंपोजिशन स्कीम। देखो, सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जो देखो, सबसे कॉमन बात है, ये भी रजिस्टर्ड होता है और ये भी रजिस्टर्ड होता है, ये तो कॉमन बात है। नॉर्मल स्कीम वाला अपनी लायबिलिटी जैसे कैसे चार्ज करता है, जो उसका सेल का टैक्स, जो उसकी सेल होती है उस पर जीएसटी लगाता है। जीएसटी लगाता है जिसको हम आउटपुट बोलते हैं, और उसमें से क्या लेस करता है, आईटीसी, और बैलेंस गवर्नमेंट को पे करता है। और आईटीसी लेने के लिए उसको सेक्शन 16 और 17 के कायदे कानून फॉलो करने पड़ेंगे। जो कंपोजिशन स्कीम के अंदर होता है, उसको कुछ नहीं करना। जो भी उसकी सेल होती है, उसका नोटिफाइड परसेंटेज जो 1% होता है, रेस्टोरेंट सर्विस के केस में 5 होता है, और अगर आप सर्विस के सप्लायर हो तो रेट 6% होती है। ये अपनी जेब से पे करता है, जेब से पे करता है। एक तो ये डिफरेंस है। दूसरा है, ये मंथली टैक्स पे करता है, मंथली टैक्स पे करता है। और बच्चों, ये क्वार्टरली टैक्स पे करता है। एक ये है, ये कस्टमर को टैक्स इनवॉइस इशू करता है, और ये बिल ऑफ सप्लाई इशू करता है। ये अपना रिटर्न GSTR 1 और 3B में भरता है। ये अपना रिटर्न भरता है COMP 08। ठीक है। जो क्वार्टर खत्म होने के बाद जो नेक्स्ट मंथ आएगा, उसकी 18 को अपन को पे करना होता है। इसमें क्योंकि आपको आईटीसी लेनी होती है, तो आपको हैवी रिकॉर्ड्स रखने होते हैं, जिससे आपकी अकाउंटिंग कॉस्ट बढ़ेगी। यहाँ पे मिनिमम रिकॉर्ड्स रखने होते हैं, मिनिमम। तो ये बेसिकली क्या है, डिफरेंस होता है किसमें, कंपोजिशन स्कीम में। अब कंपोजिशन स्कीम के सेक्शंस क्या हैं? एक सेक्शन 10(1) है, एक सेक्शन 10(2) है, जहां A B C D E। एक सेक्शन 10(2)A है, एक प्रोविजो आता है। एक सेक्शन 10(3) है, एक सेक्शन 10(4) है, और एक सेक्शन 10(5) है। साथ में हमको रूल नंबर 3, 4, 5, 6 और 7
ये रूल देखने होते हैं। इंटर वाले बच्चों को ये वाला रूल और ये वाला रूल देखने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कंपोजिशन स्कीम में जा कौन सकता है। तो जैसे आपको 24 25 में कंपोजिशन स्कीम में जाना है तो आपको 1 अप्रैल से पहले ही ऑप्शन एक्सरसाइज करना पड़ेगा कि मैं कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहता हूं। इसके लिए जस्ट पहले वाला जो साल होता है, जस्ट पहले वाला साल कौन सा होता है, 23 24, जिसको हम बोलेंगे प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। यहां आपका टर्नओवर नोटिफाइड स्टेट्स में हो तो 75 लाख या उससे कम होना चाहिए, और अदर देन नोटिफाइड स्टेट्स हो तो 1.5 करोड़ से कम होना चाहिए। तो कंपोजिशन स्कीम में जाने के लिए जो सेक्शन 10(1) बोलता है कि अगर आप गुड्स के सप्लायर हो, किसके सप्लायर हो, गुड्स के सप्लायर हो, तो आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर 75 लाख से कम या 1.5 करोड़ से कम होना चाहिए। ये 75 लाख की लिमिट लगती है मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय और सिक्किम। ठीक है, यहां पर कितने की लिमिट लगती है, 75। और अगर किसी और स्टेट में हो, जब भले ही जम्मू कश्मीर हो, आसाम हो, वहां 1.5 करोड़ की लिमिट लगती है। तो आपका टर्नओवर कम होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि कंपोजिशन स्कीम 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की कंपोजिशन स्कीम होती है। एक होती है आप 100% गुड्स के सप्लायर हो। एक है आप गुड्स प्लस आपकी केवल बैंक इंटरेस्ट की इनकम है, एफडी, डिपॉजिट वगैरह पे कोई ब्याज है, उसको तो हम टर्नओवर में लेंगे ही नहीं। एक आप गुड्स प्लस आपकी रेस्टोरेंट सर्विस है, रेस्टोरेंट का काम है, तो वैसे तो रेस्टोरेंट को हम सर्विस का सप्लायर मानते हैं, लेकिन कंपोजिशन स्कीम में अपन उसको गुड्स की तरह ही बिहेव करेंगे। और एक है गुड्स प्लस लिमिटेड वैल्यू ऑफ सर्विस। लिमिटेड वैल्यू ऑफ सर्विस मतलब आपका सर्विस का टर्नओवर टोटल टर्नओवर के 10% या 5 लाख, दोनों में से जो ज्यादा है, दोनों में से जो ज्यादा है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो बताइए, ये जो 4 लोग होते हैं उन पर सेक्शन 10(1) वाली स्कीम लगती है। और 10(1) स्कीम में टर्नओवर कितना देखते हैं, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल का टर्नओवर 75 लाख या 1.5 करोड़ से क्या है, कम है। ठीक है, तो बताइए ये किस किस पे लगती है, प्योरली गुड्स के सप्लायर, गुड्स प्लस लोन एडवांस डिपॉजिट का ब्याज, गुड्स प्लस रेस्टोरेंट वाला, और गुड्स प्लस लिमिटेड वैल्यू ऑफ सर्विस। लिमिटेड वैल्यू ऑफ सर्विस का चक्कर क्या है कि जैसे मान लो आपका गुड्स का टर्नओवर 90 लाख है और सर्विस का टर्नओवर 6 लाख है, इसका टोटल 96 का 10% कितना होता है, 9,60,000 और 5 लाख। इन दोनों में से हायर क्या है, 9,60,000। सर्विस का टर्नओवर इस वैल्यू से ज्यादा नहीं है, नहीं है ना, तो आप 10(1) वाली स्कीम में जा सकते हो। तो बताओ, अगर आप इनमें नहीं आ रहे हो, इनमें कब नहीं आओगे, जब आप 100% सर्विस के सप्लायर हो तब नहीं आओगे, या गुड्स प्लस आपकी सर्विस लिमिटेड वैल्यू ऑफ सर्विस से ज्यादा है तब नहीं आओगे। तो उस केस के अंदर 10(2)(a) वाली स्कीम लगेगी। और ये क्या बोलता है, ये स्कीम उन पे लगती है जिन पे 10(1) नहीं लग रहा, जिन पे 10(1) नहीं लग रहा। और सेकंड कंडीशन है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख से कम है, 50 लाख से कम है। तो बच्चों सबसे पहले आपको यह देखना बहुत जरूरी है कि हम 10 वाली स्कीम में या 10(2)(a) वाली स्कीम में, 10(1) के अंदर रेट क्या होती है ना, 1%, और रेस्टोरेंट वाले के लिए 5, और यहाँ रेट क्या होती है, 6%। ओके, तो आई होप सेक्शन 10(1) आपको सबको क्लियर होगा। ओके, यहां तक सबको क्लियर है। ठीक है, उसके बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं चाहे 10(2)(a) लगे या 10(1) लगे, ये कंपोजिशन स्कीम में जा ही नहीं सकते। एक तो नंबर 1, जो दूसरे स्टेट में जो इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस करता है, मतलब कंपोजिशन स्कीम चाहे 10(1) वाली हो या 10(2)(a) वाली हो, ये पांचों कंडीशन सबके लिए कॉमन है। मतलब ये सारी बातें दोनों स्कीमों के लिए कॉमन है, दोनों स्कीमों के लिए कॉमन है। अगर कोई बंदा
दूसरे स्टेट में गुड्स या सर्विस की सप्लाई करता है, इंटर स्टेट सप्लाई, वो कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकता भले ही टर्नओवर कम हो। नंबर 1, नॉन टैक्सेबल गुड्स का सप्लायर, दैट इज एल्कोहल और पेट्रोल, जो 5 प्रोडक्ट होते हैं ना, उनका सप्लायर भी कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकता। तीसरा, ऐसे लोग जो इको के थ्रू गुड्स या सर्विस की सप्लाई करते हैं और जहां इको टीसीएस कलेक्ट करता है वो भी नहीं जा सकता। चौथा, नोटिफाइड गुड्स का मैन्युफैक्चरर, यहां मैन्युफैक्चरर है, ध्यान रखना 22 में जब हम एग्रीगेट टर्नओवर निकालते थे तो जब हम 20 लाख की लिमिट नोटिफाइड गुड्स के ऊपर दोनों पे लगती थी, वहां पे ट्रेडर भी होता था, मैन्युफैक्चरर भी होता था, यहाँ पे केवल मैन्युफैक्चरर है। तो अगर आप नोटिफाइड गुड्स के मैन्युफैक्चरर हो, ये वाली कंडीशन करंट ईयर में भी देखनी है और प्रीसीडिंग फाइनेंशियल में भी देखनी है। तो अगर आप नोटिफाइड गुड्स के मैन्युफैक्चरर हो करंट ईयर में एज वेल एज, बाकी कंडीशन तो करंट ईयर में ही देखते हैं, बट नोटिफाइड गुड्स के मैन्युफैक्चरर वाली कंडीशन करंट ईयर में भी देखते हैं और रूल 5 बोलता है कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल में भी देखते हैं। अगर आप नोटिफाइड गुड्स के मैन्युफैक्चरर हो तो बताओ आप कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकते हो। तो कौन कौन नहीं जा सकता? इंटर स्टेट सप्लाई, नॉन टैक्सेबल गुड्स, इको के थ्रू माल बेचने वाला, नोटिफाइड गुड्स का मैन्युफैक्चरर आइदर इन करंट ईयर या प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, और सीटीपी और एनआरटीपी कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकता। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है कि बताओ कौन, हु इज नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। ओके, अब बताओ बच्चों, आपको पता है टर्नओवर वैसे निकालते हैं जैसे अपन ने रजिस्ट्रेशन चैप्टर में पढ़ा था, इन है ना, परचेज साइड को नहीं जोड़ते, चाहे वो एफसीएम वाला हो आरसीएम वाला हो, और सेल साइड को पूरा जोड़ते हैं। तो एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, प्रैक्टिकली भी और डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड भी, डिफाइन द एग्रीगेट टर्नओवर। ओके, अच्छा, अब आपको पता है हम पैन नंबर वाइज जीएसटी में टर्नओवर निकालते हैं। अब मेरा मान लो दिल्ली में भी ऑफिस है और जयपुर में भी ऑफिस है, तो आपको पता है अपन को 2 रजिस्ट्रेशन लेने हैं। अब मैं क्या चाहता हूं कि एक ऑफिस के लिए तो नॉर्मल स्कीम में जाना चाहता हूं, एक के लिए कंपोजिशन में, वो पॉसिबल नहीं है। जाएगा तो दोनों में जाएगा, नहीं तो दोनों में नहीं जाएगा। ओके, ये बोलता है जब तक आप कंपोजिशन स्कीम में हो, जब तक आप कंपोजिशन स्कीम में हो, तो देखो बच्चों, आपने मान लो 23-24 का टर्नओवर आपका कम था, तो आप 1 अप्रैल 24 को आप कंपोजिशन स्कीम में चले गए। ओके, अब मान लो 30 सितंबर 2024 तक, है ना, आप कंपोजिशन स्कीम में चले गए क्योंकि आपका यहाँ का टर्नओवर 1.5 करोड़ 75 लाख या 50 लाख एज द केस में भी से कम था। अब मान लो जब आप कंपोजिशन स्कीम में होते हो, मान लो इस पीरियड में आप कंपोजिशन स्कीम में हो, तो ना तो आप कस्टमर से किसी प्रकार का कोई आउटपुट चार्ज करोगे, ना कस्टमर से किसी प्रकार की कोई आईटीसी लोगे। अब सपोज करो आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ को क्रॉस कर गया, या आप पे 75 लाख की लिमिट हो रही है उसको क्रॉस कर गया, या आप पे 50 लाख की लिमिट हो रही है उसको क्रॉस कर गया, तो अब क्या होगा? अब इस दिन के बाद से आप कहां चले जाओगे? नॉर्मल स्कीम में। तो आगे से आपको आईटीसी भी मिलेगी नई परचेज पे, प्लस आप वो माल बेचोगे तो आपको आउटपुट भी लगाना है। तो ना, ये क्या बोल रहा है 10(3), अगर आपका करंट ईयर का टर्नओवर लिमिट को क्रॉस कर जाए तो आप कंपोजिशन स्कीम से क्या हो जाओगे? बाहर हो जाओगे। बोलो बच्चों, बात समझ में आ गई क्या? बोलिए। अच्छा, अगर मान लो आप पे कंपोजिशन स्कीम अप्लाई नहीं हो रही थी, फिर भी आप कंपोजिशन स्कीम में चले गए, तो बताओ आप पे पेनल्टी लगेगी सेक्शन 73 और 74 की। ये सारी बातें ये बोल रहा है, और ये 10(2) का है, वो 50 लाख वाली। तो ये बताओ ये तो कौन सी वाली है? 1.5 करोड़ वाली और 75 लाख वाली। और अगर आप सर्विस के सप्लायर हो या गुड्स प्लस सर्विस के सप्लायर हो, सर्विस की वैल्यू लिमिटेड वैल्यू से ज्यादा है, तो आप पे ये स्कीम लगेगी। ओके, तो बताओ कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है? डिफाइन द एग्रीगेट टर्नओवर, नंबर 1। नंबर 2, आपको बताओ टर्नओवर दे देगा, फिर पूछेगा कि बताओ ये जा सकता है या नहीं जा सकता, उसमें आपको टर्नओवर भी निकालना पड़ेगा और बताना भी पड़ेगा कि जा सकता नहीं जा सकता। या बताओ हु इज नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम, ये भी पूछ सकता है। या ये मतलब हर पॉइंट पे क्वेश्चन पूछ सकता है। अच्छा, अब मान लो आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन हो और आप जाना चाहते हो, तो आपको एक ऑप्शन एक्सरसाइज करना पड़ेगा फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, मतलब फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर से पहले आपको ऑप्शन एक्सरसाइज करना पड़ेगा। कंपोजिशन स्कीम में जाने वाले लोगों को कुछ कंडीशंस क्या करनी पड़ती है? फॉलो करनी पड़ती है, जो रूल 5 में है। अपने ऑफिस की दीवारों पे लगाना पड़ेगा कि मैं कंपोजिशन स्कीम वाला हूँ। इनवॉइस जो काटोगे उस पर लिखना पड़ेगा मैं कंपोजिशन स्कीम हूँ। सीटीपी एनआरटीपी नहीं होने चाहिए। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल में भी आप नोटिफाइड गुड्स के मैन्युफैक्चरर नहीं होने चाहिए। ये कंडीशन फॉलो करनी पड़ती है। कंपोजिशन रेट्स क्या होती है? अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो रेट होगी टोटल टर्नओवर का 1%। मतलब जैसे
अब इंट्रास्टेट सप्लाई करोगे तो 0.5% CGST एंड 0.5% SGST, टोटल टर्नओवर का 1%। लेकिन अगर आप ट्रेडर हो होलसेलर हो तो टैक्सेबल टर्नओवर का 1%, ये डिफरेंस है। मैन्युफैक्चरर के केस में लिमिट क्या है, टोटल टर्नओवर का 1%, और ट्रेडर के केस में तो टैक्सेबल टर्नओवर का 1%। अगर आप रेस्टोरेंट वाले हो तो रेस्टोरेंट के केस में टोटल टर्नओवर का 5%, और अगर आप 10(2)A वाली स्कीम में हो तो टोटल टर्नओवर का 6%। तो यहां टोटल टर्नओवर, यहां टोटल टर्नओवर, यहां टोटल, और यहां पे कौन सा, टैक्सेबल टर्नओवर, मतलब एग्जाम टर्नओवर नहीं आएगा। बोलो बच्चों, मैंने आपको पूरे चैप्टर का ओवरव्यू दे दिया, बात समझ में आ गई? बोलो। अब एक फर्स्ट सप्लाई कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फर्स्ट सप्लाई, पहली बार। बच्चों ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, मान लो आप पहली बार व्यापार स्टार्ट कर रहे हैं, पहली बार मतलब पहले प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपका कोई बिजनेस ही नहीं था, तो आप कंपोजिशन स्कीम में जा सकते हो। मान लो आपने 1 अप्रैल से व्यापार करना स्टार्ट किया, 1 अप्रैल 24, 30 जून पे आपकी लिमिट मान लो 40 लाख की लिमिट है, और 40 लाख की लिमिट क्या कर गई, क्रॉस कर गई। तो सबसे पहले आप अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाओगे, और आपने मान लो यहां पे कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर ली। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन होते हो तो कंपोजिशन स्कीम 1 अप्रैल से होती है, और पहली बार हो रहे हो तो जिस दिन से आप रजिस्टर्ड हुए उस दिन आपको ऑप्शन एक्सरसाइज करना पड़ेगा। तो आपने 30 जून को बताओ क्या कर लिया, रजिस्ट्रेशन करते समय कंपोजिशन स्कीम अप्लाई कर ली। तो बताओ अनरजिस्टर्ड पीरियड की जो सप्लाई होती है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट सप्लाई। क्या बोलते हैं बच्चों, फर्स्ट सप्लाई। ठीक है, अब सपोज करो यहां तक आपका टर्नओवर 40 था और आप पे 1.5 करोड़ की लिमिट लग रही थी। मान लो इस पीरियड में आपका टर्नओवर 110 करोड़ और हो गया, तो मतलब 31 दिसंबर को आपका टर्नओवर कितना हो गया, 110 करोड़। तो बताइए कितना हो गया, 1.5 करोड़ हो गया। और फिर इस पीरियड में आपका टर्नओवर 20 लाख और हो गया, तो 1.70 करोड़। ओके, अब नाउ क्वेश्चन उठता है, 3-4 क्वेश्चन उठते हैं कि सर जब हमारा नेक्स्ट ईयर आएगा 25-26, नेक्स्ट ईयर आएगा कौन सा, 25-26, तो क्या हम कंपोजिशन स्कीम में जा सकते हैं? तो नेक्स्ट ईयर में जाने के लिए आपको ये साल देखना पड़ेगा। तो जब ये साल देखेंगे तो टर्नओवर हम इतना ही माने, या टर्नओवर फर्स्ट सप्लाई वाला भी जोड़ेंगे? बच्चों जब अपन को लिमिट चेक करनी होती है ना, तो फर्स्ट सप्लाई को भी टर्नओवर में जोड़ते हैं। इसका मतलब आपका टोटल टर्नओवर 1,70,00,000 था, आप नेक्स्ट ईयर कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकते। लेकिन जब जीएसटी पे करने की बारी आएगी, तो बताओ इस पार्ट पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा, और इस वाले पार्ट पे बताओ कंपोजिशन रेट से लगेगा, और इस वाले पार्ट पे क्या लगेगा, नॉर्मल रेट से। आई क्या बात समझ में बच्चों? तो मैंने क्या बोला, टर्नओवर निकालते समय तो फर्स्ट सप्लाई को जोड़ते हैं, लेकिन जीएसटी फर्स्ट सप्लाई वाले पार्ट पे नहीं लगेगी। ये बात मैंने आपको कॉपी में स्पेशली नोट डाउन कराई थी। समझ में आ गई बात बच्चों? ओके, यहां तक की बात सबको क्लियर है? एक चीज और ध्यान रखना, एक और चीज बता दूं, मान लो बच्चों आप कंपोजिशन स्कीम में हो, है ना, ये आपकी परचेज है एफसीएम वाली, और ये परचेज है आपकी कौन सी, आरसीएम वाली, 10 लाख की और 20 लाख की, और ये आपकी सेल है 120 करोड़, 1.20 करोड़। तो आपको इस पर कंपोजिशन रेट से टैक्स पकड़ना, नो डाउट। लेकिन बताओ ये परचेज आरसीएम वाली है ना, इस पे भी तो जीएसटी लगेगा। तो बताओ अगर आप कंपोजिशन स्कीम में होते हो तो जो आपकी सेल होती है ना उस पे तो आप कंपोजिशन रेट से टैक्स पे करोगे, लेकिन अगर आपकी कोई परचेज आरसीएम वाली है उस पे जो भी जीएसटी की रेट होती है, मान लो 18% वाली रेट थी, वो तो आपको उसी रेट से पे करना पड़ेगा। समझ गए बात को क्या बोल रहा हूं? तो कंपोजिशन स्कीम वाला अपनी सेल पे तो कंपोजिशन रेट से टैक्स पे करेगा, लेकिन मान लो कोई उसकी परचेज है जिसपे आरसीएम लग रहा है, उस पर तो उसको नॉर्मल रेट से ही टैक्स पे करना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आई नहीं आई बताओ? ऐसे करके मैंने आपको एंटायर चैप्टर का क्या दे दिया, ओवरव्यू दे दिया। पहले हम कुछ पास्ट ईयर के क्वेश्चन देखते हैं, फिर अपन बात करेंगे। तो देखो मैंने पहले तो आप, हाँ 18% भी वो अपनी रेट, हाँ वो रेट देगा क्वेश्चन में, ठीक है। दो तरह के, 18% है वो अपने पॉकेट से पे करेगा। हाँ वो तो अपने पॉकेट से पे करेगा ना, वो थोड़ी देगा, ठीक है ना।
अच्छा, अब देखो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन तो मैंने विद आपको आंसर दिए हुए हैं। तो कुछ क्वेश्चन तो आपको हम खुद बनाते हैं, और खुद क्वेश्चन जो होते हैं वो देखो अभी एग्जाम में आए हुए हैं। तो पहले आप ये 13-14 जो क्वेश्चन है ये तो यहां तक करना, और जो एग्जाम के क्वेश्चन आए हैं वो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 16 मई 23 सी एंडर। बताओ क्वेश्चन क्या आया? हु आर नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम फॉर गुड्स, फॉर गुड्स। तो बताइए, गुड्स के लिए पूछा है या सर्विस वाले के लिए पूछा है? तो आपको सेक्शन 10(2) के प्रोविजन लिखने पड़ेंगे। समझ गए बच्चों? ठीक है, तो बताइए, वो मैंने अभी बताया था ना, जो ई कॉमर्स के थ्रू माल बेचता है, नोटिफाइड गुड्स का मैन्युफैक्चरर। ये नोटिफाइड गुड्स के नेम है बच्चों, ध्यान रखना, नोटिफाइड गुड्स के नेम है, यहाँ पे नोटिफाइड गुड्स के नेम है ये। समझ गए? नोटिफाइड गुड्स के आप क्या करते हो, यहाँ पे देखो, जब ध्यान रखना, ये वाला जो वर्ड था ना एडिटेड वाटर, ये जो अपन रजिस्टर पर्सन देखते हैं ना, रजिस्टर पर्सन निकालने के लिए 40 लाख की लिमिट लगेगी, 20 लाख की लिमिट लगेगी, वहां पे ये वाला नाम नहीं था। तो उस केस में 40 लाख की लिमिट लगेगी अगर आप ये बेचोगे तो। लेकिन कंपोजिशन स्कीम में ये नाम भी दिया हुआ है, बाकी सारे नेम दोनों जगह कॉमन है। समझ गए? ये सोडा वगैरह बोलते हैं एडिटेड वाटर को, है ना, कोल्ड ड्रिंक वगैरह। तो ये नोटिफाइड गुड्स का मैन्युफैक्चरर नहीं होना चाहिए, इको के थ्रू माल नहीं बेचेगा, दूसरे स्टेट में गुड्स की सप्लाई नहीं करेगा, सीटीपी एनआरटीपी नहीं होना चाहिए, है ना। आप सर्विस के सप्लायर नहीं होने चाहिए, क्योंकि सर्विस के सप्लायर को तो फिर 10 वाली 1 वाली में थोड़ी जाओगे, वो तो फिर दूसरी वाली में जाओगे। और या आप गुड्स प्लस सर्विस के सप्लायर हो और सर्विस की वैल्यू 10% से ज्यादा है, तो भी आप 10(1) वाली स्कीम में नहीं जा सकते, फिर आपको जाना पड़ेगा तो 10(2) में जाना पड़ेगा। बात समझ में आई नहीं आई? बोलो बच्चों, ठीक है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड 10(2) का क्वेश्चन पूछा गया है, बताओ कौन कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकता? ओके बच्चों, तो सर्विस का सप्लाई, प्योरली सर्विस का सप्लाई 10(2) वाली में जाएगा, 10(1) वाली में जाएगा, 10(2) वाली में जाएगा, प्योरली सर्विस का सप्लायर 2A वाली। और 10(2) लगेगा तो 1.75 करोड़ लगेगा, 50 लाख लगेगा, 1.75 करोड़ लगेगा, 50 लाख लगेगा, 50 लाख। अच्छा, फिर बच्चों ये सीए इंटर के अंदर क्वेश्चन आया, फिर नवंबर 22 में क्वेश्चन नंबर 17, ये अगेन सीए इंटर का क्वेश्चन आया। ब्रीफली डिस्कस द रिलेवेंट प्रोविजन, डिसाइड द करेक्ट कंक्लूजन, डिटरमाइन द वैलिडिटी ऑफ गिवन एडवाइस। पढ़ो उस क्वेश्चन को। बताओ फ्लाई एश ब्रिक्स क्या नोटिफाइड गुड्स में आ रहा है, नहीं आ रहा है? बताओ, जब नोटिफाइड गुड्स की अगर आप ट्रेडर मैन्युफैक्चरर हो, ट्रेडर होते तो जा सकते थे, या मैन्युफैक्चरर लिखा हुआ है, तो बताओ उसको एडवाइस दी गई है कि तुम अंडर कंपोजिशन स्कीम में जा सकते हो। बताओ सही एडवाइस दी है, गलत एडवाइस दी है? उसको बोल दिया, उसको बोल दिया तू तो गुड्स का मैन्युफैक्चरर है, तेरा टर्नओवर तो 1.5 करोड़ से कम है, तू तो जा सकता है। बताओ सही एडवाइस दी है, गलत एडवाइस दी है? नोटि अगर आप नोटिफाइड गुड्स के मैन्युफैक्चरर होते हो ना, तो आप 10(1) में जा सकते, ना 10(2) में जा सकते। समझ में आ गई बात? देखो आंसर, बोलिए। तो नोटिफाइड गुड्स का मैन्युफैक्चर अगर ट्रेडर होता तो जा सकता, ठीक है। फिर तो ये पेपर के बाद जून सीएमए इंटर, अभी जो रिसेंट पेपर हुआ था जून का सीएमए इंटर का, वो क्वेश्चन इसके अंदर आया। ये देखो ये क्वेश्चन, पूजा एक फैंसी स्टोर चला रही है और फुटवेयर, फैंसी स्टोर और फुटवेयर सप्लाई सर्विस हो गया, गुड्स हो गया? गुड्स हो गया, गुड्स हो गया। और सेम पेन में था उसका उत्तराखंड में, बताओ उत्तराखंड में कौन सी लिमिट लगती है? अरे 20 लाख क्यों बोल रही हो, कंपोजिशन स्कीम में 75 लाख बोलो, ठीक है ना। अब बताओ, पूजा इज नॉट इंगेज इन मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाई, ठीक है भाई, कंपोजिशन के वाला इंटर में नहीं जा सकता, ओके।
उसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल का टर्नओवर फैंसी स्टोर से तो कितना था 50 लाख और यहाँ 45 लाख था। बताओ जा सकती नहीं जा सकती? बताओ क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि उत्तराखंड एक नोटिफाइड स्टेट है और नोटिफाइड स्टेट की लिमिट 75 लाख होती है और इसकी लिमिट 75 लाख से क्या है ज्यादा है। आगे की बात समझ में? तो बताओ जा सकती नहीं जा सकती? अब बताओ। अच्छा अब ये क्या पूछ रहा है कि वो चाहती है कि मैं एक के लिए तो नॉर्मल में चले जाऊं और दूसरे के लिए कंपोजिशन में, क्या ये भी पॉसिबल है क्या? इसमें 10 2 का प्रोविजन लगा दोगे बोलो? तीसरा बताओ, तीसरे का आंसर। अब बताओ, आपको रेस्टोरेंट भी चला रही है और फैंसी। बताओ रेस्टोरेंट के लिए 10 2 देखेंगे 10 1 ही देखेंगे? रेस्टोरेंट तो 10 1 ही मांगेंगे ना। अब बताओ 30 लाख और 35 लाख, अब बताओ ये 75 लाख से कम है या नहीं है? अब बताओ जा सकती नहीं जा सकती? जा सकती है। आगे के बाद समझ में? अच्छा अपन को जाने के लिए करंट ईयर का टर्नओवर देखना पड़ता है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का? ओके बच्चों बात समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर 19 सीएमए फाइनल दिसंबर 23 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था। ऑब्जेक्टिव बताना 2 नंबर का क्वेश्चन। बताओ वो ट्रेडर है ट्रेडर। बताओ अब ये तो बोला ही नहीं ना, तो देखो ट्रेडर पे क्या रेट लगेगी 0.5 सीजीएसटी और 0.5 एसजीएसटी। 1% हुआ ना। और 1% किसका? अगर 1% किसका? टोटल टर्नओवर का, टैक्सेबल टर्नओवर का। ओके बोलिए। सीएमए इंटर दिसंबर 23, सीएमए इंटर दिसंबर 23। क्वेश्चन देखो। बताओ ये गुड्स का सप्लायर है या सर्विस का? रिपेयर सेंटर तो सर्विस हुआ ना। और ये कहां पे दे रहा सर्विस? तमिलनाडु। सर्विस के केस में तो एक ही लिमिट होती है, वहां नोटिफाइड स्टेट का तो कोई चक्कर ही नहीं होता। बोलो। अरे गुड्स के केस में तो 2 लिमिट है 75 और 1.5, सर्विस में तो एक ही लिमिट है 50 लाख। और वो किसी प्रकार की इंटरेस्टेड सप्लाई नहीं कर रहा। हाँ देखो, चाहे 10 1 लगे 10 2 लगे, वो 5 दोष नहीं होने चाहिए तुम्हारी कुंडली में। इंटरेस्टेड सप्लाई, इको वाला, नोटिफाइड गुड्स वाला, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, इंटरेस्टेड सप्लाई नहीं कर रहा था। इसका बताओ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल में टर्नओवर 47.25 लाख था। बताओ क्या जा सकता नहीं जा सकता? बताओ। लेकिन ये क्या पूछ रहा है? ये क्या पूछ रहा है? पहले क्वेश्चन पूछिए बताओ। ये बताओ, इसका आंसर बताओ, मुझे घुमाओ मत, इसका आंसर बताओ। 10 1 और 10 2 में थोड़ी जा सकता है। बच्चों ये उसमें नहीं जा सकता क्योंकि ये सर्विस का सप्लायर है। बताओ क्या 10 2 में जा सकता है क्या? ये 10 2 में जा सकता है। आगे की बात समझ में? बोलो। अच्छा अब 22 23 का हमने टर्नओवर देख लिया, तो 23 24 में 10 1 वाली में तो नहीं जा सकता, बट 10 2 वाली में जा सकता है, 10 2 वाली में जा सकता है। अब ये क्या कह रहा है बताओ आगे। अब आपको 23 24 में उसका बताना है कि कितना पे करेगा। अगर इसका टर्नओवर 23 24 में करंट ईयर में इतना टर्न, बताओ कितना जीएसटी देना पड़ेगा, वो कंपोजिशन टैक्स देना पड़ेगा। कैसे निकाला? इसका कितना परसेंट? 6%। 3% बता देना, 3% सीजीएसटी, 3% एसजीएसटी। बोलो। और ये क्या बोल रहा है? बच्चों कंपोजिशन स्कीम वाला, कंपोजिशन स्कीम, ये बताओ क्या बोल रहा है? आप बताओ क्या बोल रहा है? तो बताओ कंपोजिशन स्कीम वाले को जो 10 2 में रिस्ट्रिक्शन था वो था कि दूसरे स्टेट में सेल नहीं होनी चाहिए।
क्या ये भी रिस्ट्रिक्शन था कि दूसरे स्टेट से परचेज नहीं होनी चाहिए? परचेज तो कर सकता है ना, तो बताओ जा सकता नहीं जा सकता? जा सकता। आंसर सेम रहेगा, आंसर सेम रहेगा। बोलो, देखिए इनका आंसर। देखो पहला पढ़ो, यहां से लेके यहां पढ़ो। तो 10-1 10-2 वाली में नहीं जा सकता ना, बट कौन सी वाली में जा सकता है? समझ गए बच्चों? और आपने अभी कितना आंसर बोला था? यही बोला था क्या? और लास्ट वाला पढ़ो। सेम होगा ना? सेल में दिक्कत है, परचेज में दिक्कत है? तो आप इस वाले पॉइंट को अपने नोट्स का पॉइंट बना लेना, समझ गए ना? कंफ्यूज मत हो जाना एग्जाम में। सेल में प्रॉब्लम, सेल करोगे तो दिक्कत नहीं, जा सकते। परचेज में कोई दिक्कत नहीं है। बोलो, समझ गए? सेल में दिक्कत है दूसरे स्टेट में, परचेज कर सकते हो आप। ओके, क्वेश्चन नंबर, ये दिसंबर 19 सीएमए इंटर में आया था क्वेश्चन। दिसंबर 19 सीएमए इंटर में ये आपका क्वेश्चन आया था। 7 नंबर का तो एक आया था और 8 नंबर का एक आया था। 2-2 नंबर के 4 आए थे, 4 पार्ट। और इसके अंदर पहला तो क्वेश्चन आया, व्हाट इज द जीएसटी एंड व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ जीएसटी। मैंने आपको बताया ये बेसिक चैप्टर से क्वेश्चन तुम्हारे कई बार आया हुआ है एग्जाम में। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ जीएसटी, समझ गए? सीएमए इंटर का जो मॉड्यूल 1 है उसके अंदर इसका वो लिखा हुआ है, पूरा लिखना है आपको। अब एक क्वेश्चन आया था कंपोजिशन स्कीम के 4 पार्ट, 4 सब पार्ट आए थे। तो क्योंकि ये क्वेश्चन कब आया था? दिसंबर 19 में। उस टाइम है ना, कंपोजिशन की रेट, कंपोजिशन की लिमिट अलग अलग होती थी, तो अपन तो करंट के हिसाब से कर लेते हैं इसको, समझ गए? तो आंसर इसमें पुराने के हिसाब से दे रखा, बट अपन करंट के हिसाब से करेंगे। क्वेश्चन पढ़ो, पढ़ो क्या पूछ रहा है ये। आप 1920 में जाना चाहते हो, तो बताओ 1920 में जाओगे तो टर्नओवर 1920 का देखोगे या पिछले साल का देखोगे? बताओ, पहला क्वेश्चन पढ़ के बताओ क्या है। नोटिफाइड गुड्स का मैन्युफैक्चर कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकता। बोलो, भले ही टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम हो, समझ गए क्या? महाराष्ट्र में लिमिट लगेगी 1.5 करोड़ की, भले ही टर्नओवर कितना हो, 1.5 करोड़ से कम हो। बच्चों पहले जब आप आंसर देखोगे तो वहां 1 करोड़ लिखा होगा। पहले 1 करोड़ की लिमिट होती थी, अब आपको तो क्या याद करना है, 1.5 करोड़। समझ में आ गई बात? क्योंकि ये नोटिफाइड गुड्स का मैन्युफैक्चरर ने नहीं जा सकता। नेक्स्ट बताओ, क्यों? बच्चों मणिपुर पे तो 75 लाख की लिमिट लगती है ना। ये टर्नओवर कितना है, 85। ये भी नहीं जा सकता। बोलो, तीसरा, क्यों? गलत, गलत। जा सकता है, ये ट्रेडिंग कर रहा है। अरे ट्रेडिंग कर रहा है, मैन्युफैक्चरर थोड़ी है। बो- बोलो, अरे जब अपन रजिस्टर पर्सन देखते हैं वहां तो अपन दोनों देखते हैं, ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर। यहाँ केवल मैन्युफैक्चरर देखते हैं। जा सकता है, ध्यान रखना इस बात को, समझ गए?
पढ़ लो थर्ड का आंसर। बताओ, इसको हम कोई आइसक्रीम बना थोड़ी है तो सेल ऑफ गुड्स बोलेंगे ना। बताओ, मतलब इसने थोड़ा घुमा फिरा के दे दिया, आप तो बस सिंपल सिंपल क्या बोलेंगे, ये मैन्युफैक्चरर, ये ट्रेडर, और ट्रेडर जा सकता नहीं जा सकता, बोलो बच्चों। ये वाला जो है ना, ये वाला, ये थोड़ा सा आंसर अजीब सा दे रहेगा। अपन एक जनरल बात करते हैं, ये क्या कहना चाह रहा है, आप क्वेश्चन पढ़ो, बताओ क्या कहना चाह रहा है। थोड़ा इसका आंसर अजीब सा आंसर मत देखो, आप तो वैसे ही बताओ। बोलो। ये रेस्टोरेंट वाला मान लेंगे बच्चों भाई, ये दोनों काम कर रहा है, टेक अवे भी कर रहा है और बना भी रहा है, बोलो समझ रहे हो बच्चों। आजकल एक चीज बताओ, आप रेस्टोरेंट है, आप मान लो किसी भी रेस्टोरेंट से टेक अवे भी आजकल चलता है और खाना भी बनता है, उसको क्या बोलोगे आप, रेस्टोरेंट की सप्लाई बोलोगे या क्या बोलोगे। अरे, फोर सीजन रेस्टोरेंट से आप वहां जाके भी खा सकते हो और पैक भी करा सकते हो, और एक बिग बाजार से आप रेडी फूड लेके जा रहे हो, खा नहीं सकते हो, तो रेडी फूड तो फिर गुड्स हो गया ना। लेकिन यही अगर आप रेस्टोरेंट में खाओगे तो, लेकिन चाहे गुड्स हो या रेस्टोरेंट हो, दोनों पे रेट कोड की लिमिट लगती है, बोलो। और लेकिन अगर रेस्टोरेंट वाला होगा तो बताओ रेट क्या होगी जीएसटी की, 1% या 5%? 5%। ठीक है बच्चों, इसका आंसर थोड़ा ढंग से फ्रेम नहीं कर रही, आप फिर भी चाहो तो पढ़ लेना, मैंने दे। आप मुझे बताओ, आप एक तो रेस्टोरेंट से कुछ खाना ले रहे हो और एक आप बिग बाजार से ले रहे हो, तो बताओ क्या होगा। रेस्टोरेंट में आपने कोल्ड ड्रिंक पी तो बताओ क्या होगा, और बिग बाजार से ली तो क्या होगा, बताओ। अरे रेस्टोरेंट में बैठ के कोल्ड ड्रिंक पी और एक बिग बाजार से ली, बताओ क्या बोलेंगे हम, रेस्टोरेंट के केस में ली तो सर्विस बोलेंगे ना, तो 5% लगेगी ना। और अगर आपने बिग बाजार से कोल्ड ड्रिंक खरीदी, बिग बाजार क्या कोई रेस्टोरेंट है या सर्विस या गुड्स का सप्लायर है, तो बताओ वहां रेट क्या लगेगी, 5% या 1%? परसेंट लगेगी। समझ गए ना बच्चों क्या बोल रहा हूं। रेस्टोरेंट पे कंपोजिशन की रेट क्या है, तो आप कोल्ड ड्रिंक रेस्टोरेंट में बैठ के पी रहे हैं, तो बताओ रेट क्या लगेगी, 5। और अगर यही आप किसी दुकान से खरीद के ला रहे हैं जो केवल कोल्ड ड्रिंक बेचता है, बोलो। समझ गए ना बात को, इस तरह की बात है ये, इसलिए मैंने कहा ना थोड़ा अजीब सा है इसका आंसर। ये बताओ ये क्या है बच्चों, शुरू में बताओ 10-2 वाली स्कीम होती थी या 10-1 वाली होती थी, ये तो बाद में आया था ना। तो पहले जब 10-1 वाली स्कीम आई, बाद में सरकार ने एक नोटिफिकेशन नंबर वाले करके 50 लाख वाली स्कीम लेके आए नोटिफिकेशन के माध्यम से, और बाद में इस नोटिफिकेशन को हटाकर उसको 10-2 में मर्ज कर दिया। तो इनिशियली जो 10-2 वाली सर्विस थी ना, वो बाय नोटिफिकेशन नंबर दिस आई थी, और बाद में सरकार ने उसका क्या बना दिया, सेक्शन बना दिया। तो एग्जाम में अगर ये नोटिफिकेशन नंबर आया तो क्या समझेंगे, 50 लाख वाले की बात हो रही, समझो। तो अब चाहे ये हो या ये हो, 50 लाख वाली की बात हो रही है, समझ में आ गई बात। तो वो पूछ रहा है, पूछो क्या पढ़ रहा है, देखो क्या क्या प्राइमरी कंडीशंस है। तो वो कंडीशन वही है, नोटिफाइड गुड्स का मैन्युफैक्चर नहीं होना चाहिए, आइसक्रीम नहीं बेच रहा हो, सीटीपी एनआरटीपी नहीं होना चाहिए, मतलब पूरा 10-1 से लेके सारे प्रोविजन लिख दिए इसने, समझ में आ गई बात। सीएमए फाइनल में अब मैंने बच्चों, ये तो सारे कंपोजिशन के क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन मैंने शुरू में 13 दिए हैं, वो आप कर लेना, कल एक बार और डिस्कस कर लेंगे उन क्वेश्चंस को भी। एक मैंने कुछ क्वेश्चन और, जब मैं पेपर बना रहा था तो कुछ मुझे और क्वेश्चन मिले प्लेस ऑफ सप्लाई के, तो बताओ ये सीएमए फाइनल दिसंबर 23 के क्वेश्चन है प्लेस ऑफ सप्लाई के,
बताओ पहले वाला क्वेश्चन का आंसर बताओ। बताओ लैंडलाइन, पहले तो 12 लगेगा, गुड्स लगे, गुड्स का मैटर है या सर्विस का मैटर है? सर्विस का। स्पेसिफिक सर्विस है, टेलीफोन एक नॉर्मल सर्विस है? नॉर्मल है, स्पेसिफिक है ना? ये फिक्स डिवाइस है, पोर्टल है, पोर्टेबल है? और बताओ फिक्स डिवाइस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होती है? जहां पे डिवाइस, तो बताओ डिवाइस कहां लोकेटेड है? बेंगलोर। तो बताओ आंसर क्या होगा? बेंगलुरु। समझ में आ गई क्या बात? दूसरा बताओ। बताओ इसने, ये कौन सी सर्विस है? एयरलाइंस की सर्विस कौन सी कहलाएगी? स्पेसिफिक या जनरल? कौन सी वाली, कौन सी वाली? ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर के अंदर बी टू बी है तो लोकेशन रिसिपेंट, और बी टू सी है तो जहां से सवारी चढ़ी। बताओ यहाँ पे जो ये यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन हुआ है, एयरलाइंस कंपनी ने जो सेवाएं दी है, वो बी टू सी को दी है, बी टू बी को दी है? तो बताओ बी टू बी के केस में बताओ लोकेशन ऑफ रिसिपेंट बोलो। अब पढ़कर बताओ मोहित कहां का है? हैदराबाद का है ना? तो आंसर क्या होगा? हैदराबाद। लेकिन अगर ये अनरजिस्टर्ड होता तो जहां से बैठा, कहां से बैठा? मुंबई से। ठीक है ना? ये देखो हैदराबाद। नेक्स्ट बताओ। इवेंट मैनेजमेंट की जो सर्विस होती है वो नॉर्मल होती है, स्पेसिफाइड होती है? इवेंट मैनेजर न्यू दिल्ली का था, ये कहां का था? बेंगलोर का। लेकिन मैरिज हो रही है जयपुर में। अब बताओ जल्दी से बताओ। अगर बी टू बी होता तो लोग, जहां बी टू बी होता तो लोकेशन रिसिपेंट, और बी टू सी में जहां पे इवेंट हुआ, जयपुर में हुआ ना? और अगर इवेंट इंडिया के बाहर होता तो फिर लोकेशन रिसिपेंट होता, बोलो। नेक्स्ट। कोरियर सर्विस स्पेसिफिक में है नहीं है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स में आएगा ना? बताओ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स के अंदर प्लेस ऑफ लाई क्या होती है? बी टू बी है तो लोकेशन रिसिपेंट, और बी टू सी है तो जहां से गुड्स हैंड ओवर किए। बताओ कोरियर कंपनी को हैंड ओवर कहां किए? हरियाणा। तो बताओ प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? हरियाणा। दिल्ली क्यों बोल रहा है ये? हैंड ओवर दिल्ली में किए हैं क्या? भेजा जालंधर में है। अब देखो मिस मिस सरोज अनरजिस्टर्ड पर्सन है, कहाँ का? दिल्ली का। उसने जालंधर में तो भेजा है। बोलो। जो हरियाणा होते हुए जा रहा है ना, तो हैंड ओवर कहाँ किया? दिल्ली में। अरे अपन ने क्या बोला, जहां पे हैंड ओवर किया था, हैंड ओवर तो दिल्ली से किया ना? बोलो। जो हरियाणा होते हुए जालंधर तक पहुंचेगा, बोलो। आगे बात समझ में? देखो आंसर देख लो जाए। क्वेश्चन नंबर 24, सीएमए इंटर दिसंबर 23, प्लेस ऑफ सप्लाई का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था। ऑब्जेक्टिव बताओ। जब मूवमेंट नहीं होता, गुड्स के केस में मूवमेंट नहीं होता, तो बताओ प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है? बताओ पढ़ के बताओ कौन सा आंसर होगा? लोकेशन ऑफ गुड्स आएगा ना, जहां गुड्स पड़े हुए थे, बोलो सी आएगा आंसर।
तो देखो दिसंबर 23 में ही ये सारे क्वेश्चन आए। दिसंबर 23 सीएम एंटर प्लेस ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन, ये तो हो ही गया। दिसंबर 23 सीएम एंटर आरसीएम और प्लेस ऑफ सप्लाई का एक क्वेश्चन आया है, क्योंकि वहां ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम दोनों होती थी ना। तो मैंने, ये तो क्वेश्चन है प्लेस ऑफ सप्लाई का और ये क्वेश्चन है आरसीएम का, करवा दूं? बताओ ये वाला बताओ, प्लेस ऑफ सप्लाई। बताओ, एक पर्सन है जो उदयपुर गया और उदयपुर में उसने ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विस ली। बताओ, बताओ ब्यूटी ट्रीटमेंट क्या एक जनरल सर्विस थी या स्पेसिफिक सर्विस थी? अरे बताया था ना, जब आप ट्रेनिंग के लिए गए थे तो वहां पे होटल में रुके थे, बोलो। पर्सनल ग्रूमिंग ब्यूटी ट्रीटमेंट था ना। तो बताओ उसके परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस बोलो। तो प्लेस ऑफ अप्लाई क्या होगी? जहां पे सर्विस परफॉर्म हुई है। परफॉर्म कहां हुई? उदयपुर। उदयपुर आएगा ना? ये बताओ, चलती फ्लाइट ऑन बोर्ड सर्विस, ऑन बोर्ड सर्विस में आपने मूवी ऑन डिमांड देखी? मूवी ऑन डिमांड बोलो। ये बोल रही है जहां से पैसेंजर चढ़ा, और एक बोल रहा है जहां से फ्लाइट इम्बार्क हुई, मतलब होता नहीं, जहां से फर्स्ट शेड्यूल डिपार्चर हुआ। देखो ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर में तो ये था जहां से पैसेंजर चढ़ा, और ऑन बोर्ड सर्विस में था जहां से फर्स्ट शेड्यूल डिपार्चर हुआ, बोलो। तो यहां पे क्या है? फर्स्ट शेड्यूल डिपार्चर हुआ। तो बताओ कहां से हुआ? बैंकॉक। बैंकॉक आएगा, समझ में आई क्या बात? तो देखो ये तो उदयपुर आ रहा है और ये बैंकॉक आ रहा है। बच्चों चैप्टर में बताओ, आप चाहो तो बताओ, बना सकते हो ना आप, छोटे छोटे प्रोविजन बना के 2 पेज में चैप्टर खत्म कर सकते हो आप इसको। प्लेस ऑफ सप्लाई कमांड होनी चाहिए बस प्रोविजन पे। चलो आगे, थर्ड बताओ। बताओ बैंक, क्या बैंकिंग सर्विस स्पेसिफिक थी या नहीं थी? अरे थी या नहीं थी? बोलो। आप बताओ, उसके अंदर मैंने बताया था अगर एड्रेस नोन है तो लोकेशन और रिसिपेंट नहीं है तो लोकेशन सप्लायर, बोलो। आप बताओ यहाँ पे एड्रेस नोन होगा नहीं होगा? बताओ कैसे होगा नोन, बताओ। हाँ तो बताओ उसका, अब बताओ एड्रेस नोन है तो आंसर क्या होगा? लोकेशन ऑफ, कहां का रिसिपेंट? बोलो बच्चों, आई बात समझ में? देख लो आप, आ गई क्या? अब आओ, ये वाला, ये आरसीएम का क्वेश्चन है। अब बताओ, एबीसी एक कंपनी है, रजिस्टर्ड है, कर्नाटका स्टेट ने उसने प्रॉपर्टी किराए पे ली गवर्नमेंट से। बताओ जब गवर्नमेंट से हम प्रॉपर्टी किराए पे लेते हैं, आपको ध्यान है गवर्नमेंट अगर अदर देन बिजनेस एंटिटी को सेवा देती है तो जीएसटी नहीं लगता। बिजनेस एंटिटी को लगती है, जिसका टर्नओवर ज्यादा था और सर्विस की वैल्यू 5,000 से ज्यादा तो लगता है, और उस केस के अंदर गवर्नमेंट की सेवाओं पे आरसीएम लगता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट इमूवल प्रॉपर्टी किराए पे देती है रजिस्टर्ड को, तब तो आरसीएम लगता है, और अनरजिस्टर्ड को लगता है तो एफसीएम। तो बताओ गवर्नमेंट ने जो प्रॉपर्टी किराए पे दी है वो रजिस्टर को दी है अनरजिस्टर्ड को दी है? तो बताओ क्या लगेगा? आरसीएम। और आरसीएम लगेगा तो कौन पे करेगा? एबीसी। इसका आंसर आप बताओ, इसका आंसर। फिर गलत। देखो मैंने ऐसे पढ़ाया था, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, इंडिविजुअल एडवोकेट, फॉर्मर एडवोकेट और सीनियर एडवोकेट, अगर ये लोग अदर देन बिजनेस एंटिटी को सेवाएं देते तो जीएसटी नहीं लगता। गवर्नमेंट को देते तो नहीं लगता। बिजनेस एंटिटी को देता है जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल का टर्नओवर 10, 20, 40 से कम था तो भी नहीं लगता।
और अगर ज्यादा वाली को देते तो लगता तो आरसीएम लगता है। तो बताइए लीगल सर्विस किसको दी गई है? बिजनेस एंटिटी को, बोलो। और जिसका टर्नओवर मात्र 12 लाख रुपए था, 10-20 से कम था, बोलो। तो इस केस में तो जीएसटी ही नहीं लगेगा, समझ गए बात को? याद है क्या प्रोविजन, बोलो। तो इस केस में जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। तो देखो पहले वाले केस में तो एबीसी पे करेगी, और इस वाले केस में क्या लगेगा? देखो आंसर देखो। फिर टर्नओवर देखना पड़ेगा ना, किस पे लिमिट कौन सी लगेगी। अगर 20 लाख मतलब इस पे 10, अगर मान लो ये इसका टर्नओवर 10-20 से ज्यादा होता, मतलब रजिस्टर्ड पर्सन होता, तो फिर लगता तो आरसीएम लगता, समझ गए? अरे अपन ने बताया था कि लीगल सर्विस अगर अदर देन बिजनेस एंटिटी को देते तो नहीं लगता। बिजनेस एंटिटी जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल का टर्नओवर 10-20-40 जो भी उस पर लिमिट लग रही है उससे कम है तो भी नहीं लगता, और अगर ज्यादा है तो लगता, और लगता तो आरसीएम लगता है, समझ गए? एग्जैक्ट से ज्यादा होना चाहिए। इधर बताओ, नहीं। नेक्स्ट, स्पॉन्सर सर्विस। आपको ध्यान है स्पॉन्सर सर्विस के अंदर अगर रिसिपेंट बॉडी कॉर्पोरेट और फर्म है या एलएलपी है और टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड रिसिपेंट, तब तो आरसीएम लगता है, अदरवाइज एफसीएम लगता है। तो बताओ रिसिपेंट कौन है? जो पे करता है वो रिसिपेंट होता है, जो पे करता है वो रिसिपेंट होता है। रिसिपेंट कौन है? पीक्यूआर लिमिटेड, दिख रहा है आपको? तो बताओ पीक्यूआर लिमिटेड रिसिपेंट है, बताओ वो कंपनी है या नहीं है? क्या लगेगा? आरसीएम। और कौन पे करेगा? पीक्यूआर। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई क्या? ठीक है। और फिर मैंने एक क्वेश्चन और मिल गया मुझे प्लेस ऑफ सप्लाई का, तो ये वाला क्वेश्चन आप कर लेना, ठीक है? लास्ट क्वेश्चन है, कर लेंगे। और अब आपका देखो कौन कौन से चैप्टर हो गए अपने। इंट्रोडक्शन करा दिया, गुड्स सप्लाई, टैक्सेबल टेरिटरी के आज भी क्वेश्चन करवा दिए, और टैक्सेबल पर्सन हो गया ना। अभी एग्जामिशन बाकी है, बोलो। उसके बाद रजिस्ट्रेशन, ये थ्योरी आ जाती है। अब हमारा कौन सा चैप्टर आता है? एक तो वैल्यू, बोलो। और वैल्यू में से क्या लेस करते हैं? आईटी। और आज मैंने आपको क्या करवा दिया? कंपोजिशन स्कीम। समझ में आ गई बात? और आरसीएम एफसीएम भी करवा दिया, बोलो। तो अभी कल थोड़े से क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, किसके? आपको फाइल दी है ना मैंने, ये वाली, उसके शुरू के क्वेश्चन करना आप लोग, है ना, खुद भी करना, ठीक है? तो 2-4 क्वेश्चन में अच्छे वाले डिस्कस करूंगा आपसे, ठीक है? और अब आपको क्या रिवाइज करना है, बोलो? क्या रिवाइज करना है? वैल्यू। आप वैल्यू पढ़ेंगे तो कल कुछ क्वेश्चन में कंपोजिशन स्कीम के कराऊंगा और वैल्यू के कराऊंगा। इज इट क्लियर? और फिर आईटीसी का सेक्शन 16 और 17, सेक्शन 16 और 17 5 करेंगे पहले, इससे फिर पूरा आपका एक बार प्रैक्टिकल हो जाएगा। ओके, एक इसको छोड़कर, एग्जामिशन को छोड़कर। क्लियर बात मेरी? एक बार मैं जब ये सब करवा दूं तो फिर आपको मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा, मतलब एक ही क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, समझ गए? और ये तुम्हारी थ्योरी आती है। तो अभी अपन इस महीने केवल जीएसटी पे ही फोकस करेंगे, फिर बाद में डीटी पे भी करेंगे, ऐसे, समझ गए? ओके, थैंक यू। ओके।